नमस्कार विद्यार्थियों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, हम यूपी ट्रिपल एससी के सबसे बड़े एग्जाम पैट 2023 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी के 764 प्रश्नों को पढ़ रहे हैं और 764 प्रश्नों में से भी हम 200 प्रश्नों का अध्ययन पूरे विस्तार से कर चुके हैं और आज इस 5वें वीडियो में हम 201 से लेकर के 250 तक के प्रश्नों को डिटेल से देखेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मान के चलिए कि इन्हीं प्रश्नों में से डायरेक्ट आपको यूपी ट्रिपल एससी के अपने 5 प्रश्न ज्योग्राफी के देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, चलिए सीधे सेशन प्रारंभ करता हूं, पर उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ठोक दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इसे शेयर कीजिए। दोस्तों, जितने मुझे व्यूज मिलेंगे, जितने चैनल पर सब्सक्राइब आएंगे, उतना ही मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और उतनी ही ज्यादा मेहनत मैं आपके लिए करूंगा। लगातार बहुत बेहतरीन क्लासेस में आपके लिए लेकर आने वाला हूं। प्रश्न आपको कहीं भी देखने को मिल जाएंगे, कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा मेहनत करूंगा व्याख्या के ऊपर। आसान शब्दों में आपको क्लास के अंदर ही सब कुछ याद करा दिया जाए, ताकि आप जब रिवीजन करें तो आपके लिए उतनी समस्या ना आए। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? पूर्वी अफ्रीका का पठार, पश्चिमी पठार, तिब्बत का पठार या दक्कन का पठार? तो दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार आपसे पूछा जा रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार, जिसे हम तिब्बती पठार के नाम से भी जानते हैं। ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित पठार है। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि तिब्बत के पठार की रीढ़ या तिब्बत के पठार का मेरुदंड किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, तिब्बत के पठार का मेरुदंड या फिर तिब्बत के पठार की रीढ़ किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों काराकोरम श्रेणी को। काराकोरम श्रेणी को। ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणी कौन कौन सी? काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणियों में से एक श्रेणी है काराकोरम श्रेणी, और इस काराकोरम श्रेणी को तिब्बत के पठार का मेरुदंड या रीढ़ कहा जाता है। तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। एक प्रश्न आता है दोस्तों, विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, विश्व की जो छत है वो पामीर के पठार को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को। तो विश्व की छत कहा जाता है पामीर के पठार को। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा तिब्बती पठार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? गंगोत्री, सियाचिन, जेमू या ससाइनी? तो एशिया का सबसे बड़ा जो हिमनद है ना दोस्तों, वो सियाचिन ग्लेशियर है। तो इस लिस्ट में जितने भी ग्लेशियर दिए हुए हैं उनमें सबसे बड़ा, सबसे विशालतम, भारत का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो कौन सा है? वो है दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर कहां है? तो सियाचिन ग्लेशियर ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में स्थित है। कहां स्थित है? ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में। काराकोरम श्रेणी में नुब्रा वैली, जो लद्दाख की नुब्रा घाटी है ना, नुब्रा घाटी के निकट स्थित है। नुब्रा घाटी के निकट स्थित है। तो लद्दाख में स्थित है, ट्रांस हिमालय में स्थित है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है ये सियाचिन ग्लेशियर, जो कि एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, यानी भारत का भी सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो वह भी सियाचिन ग्लेशियर ही है।
दोस्तों यहाँ इस सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तान अपनी गिद्ध जैसी दृष्टि गड़ाए बैठा है और ये सियाचिन ग्लेशियर भारत के अधिकार क्षेत्र में, यहाँ पर सर्दियों में रुकना बहुत मुश्किल हो जाता, तो पहले सेना जो है सर्दियों में वापस आ जाती थी और इस बात का फायदा उठा करके पाकिस्तान ने इस सियाचिन ग्लेशियर पर अपने नापाक कदम रख दिए। पर भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया दोस्तों, ऑपरेशन मेघदूत। ये जो ऑपरेशन के नाम है ना दोस्तों, ये आपको याद रखने। ऑपरेशन मेघदूत किस लिए चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो किस लिए चलाया गया था, ऑपरेशन विजय किस लिए चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा किस लिए चलाया गया था, ये सारे ऑपरेशन समय समय पे मैं आपको बताता रहूंगा, तो ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तानी सेना से स्वतंत्र कराने के लिए चलाया गया था और यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है, विशालतम हिमनद है। चलिए आगे देखते हैं। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों नेलांग घाटी आपसे पूछ रहा है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नेलांग वैली जो है उत्तराखंड में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? आपसे पूछा जा रहा है कि लेह जाने का रास्ता किससे है, तो लेह जाने का रास्ता किससे है दोस्तों? जोजिला दर्रे से है। यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर कौन सी पहाड़ियां हैं? तो वो हैं दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियां। और नीलगिरी की पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। और नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोद्दा बेट्टा। सबसे ऊंची चोटी है दोद्दा बेट्टा नीलगिरी की पहाड़ियों की। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से एक ट्राई जंक्शन ये बनाती हैं। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये एक तरफ दर्रों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ स्टेट के नाम दिए गए, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, तो शिवकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा, ये सभी कहाँ मैंने बताए थे आपको? हिमाचल प्रदेश में बताए थे। इसका मतलब ये तो सही है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, तो बोमडिला दर्रा, यांग्याब दर्रा और पांगसाड़ दर्रा, ये सभी मैंने आपको कहां पर बताए थे? ये बताए थे आपको अरुणाचल प्रदेश में। नाथुला मेघालय, तो नाथुला और जैलेपला दर्रा ये मेघालय में नहीं बताए गए थे, बल्कि कहां पर बताए गए थे? ये बताए गए थे दोस्तों आपको सिक्किम में। और जोजिला, बनिहाल ये जम्मू कश्मीर में, यानी ये भी ठीक है। आपको बताना था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो उत्तर हो गया हमारा सी। चलिए अगला, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है। कोरी निवेशिका दोस्तों ये कच्छ के रण में स्थित है, विवादित है भारत और पाकिस्तान के मध्य। पाकिस्तान इस पर अपना अधिकार बताता है, भारत इस पर अपना अधिकार बताता है, पर पाकिस्तान की हवाई बातें होती हैं और भारत डंके की चोट पे कहता है। यानी भारत ने जिस क्षेत्र पर अपना अधिकार बता रखा है वह भारत का ही है। तो कोरी निवेशिका गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, पूर्ण रूप से भारत के अधिकार और नियंत्रण में है। अब कितना भी बिल्ली रोना रोते रहे पाकिस्तान, कोई फर्क पड़ता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। दिफू दर्रा कहाँ स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है दिफू दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो दिफू दर्रा अरुणाचल को म्यांमार से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है? म्यांमार से जोड़ता है। पढ़ चुके हैं हम दिफू दर्रे के बारे में। यानी दिफू दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो दिफू दर्रा आपका स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आपको बताना है किन तीन देशों के बीच में ये ज्वाइंट बनाता है, यानी त्रिशंकु बिंदु निर्मित करता है दिफू दर्रा। फिलहाल ये कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। और किन किन दो देशों को जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को ये जोड़ता है। चलिए अगला है, उत्तरी मैदान हिमालय के रिक्त स्थान में स्थित है। तो बात करें हम हिमालय की दोस्तों, ये हमारा हिमालय है और इस हिमालय के बाद मैदानी क्षेत्र आता है। मैदानी क्षेत्र आते हैं और मैदानी क्षेत्रों के बाद विंध्य और सतपुड़ा की चोटियां आती हैं और उसके बाद आता है प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीपीय पठार के बाद पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो ध्यान रखिएगा, ये हिमालय है,
ये मैदानी क्षेत्र है। इसे आप मध्य भारत की चोटियां कह सकते हैं, जिसमें विंध्याचल और सतपुड़ा आती हैं, तो मध्य भारत की चोटियां। ये रफ डायग्राम है, मैं कोई ऐसा फेयर डायग्राम नहीं बनवा रहा हूँ, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ये आपका दक्कन का पठार हो गया, दक्कन का पठार, ठीक है। तो हिमालय मैदान के विषय में पूछा जा रहा है, तो हिमालय के दक्षिण में स्थित है या नहीं है? तो हिमालय के दक्षिण में स्थित है ये मैदान। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। चलिए अगला है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन सरोवरीय मैदान का एक उदाहरण है। क्या हो जाएगा प्रश्न का उत्तर? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सरोवरीय मैदान। यूपीपीसीएस प्री 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। टैगोर पहाड़ी झारखंड किस जिले में स्थित है? देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टैगोर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो वो झारखंड में स्थित है। यूपी के एग्जाम में मुझे नहीं लगता कि वो आपसे जिला पूछेगा, पर आरआरबी जेईई में पूछा गया था, तो अभी हम देख लेते हैं, क्योंकि वैसे भी जिस जिले में स्थित है वो झारखंड का सबसे मुख्य जिला है रांची। तो टैगोर पहाड़ी झारखंड के रांची जिले में स्थित है। ध्यान रखिएगा, झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है। हमने कर्क रेखा जिन जिन राज्यों से गुजरती है उन राज्यों को देखा, मंत्र भी देखा था, गुरुम छजा पवित्रम, यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इनसे जो है हमारी कर्क रेखा गुजरती है, यानी झारखंड से भी कर्क रेखा गुजरती है। तो इन जिन भी राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है उन सभी राज्यों की राजधानी भी है, और उन राजधानियों की कर्क रेखा से कुछ ना कुछ दूरी भी होगी। तो कर्क रेखा के सबसे निकटतम राजधानी जो है वो रांची ही है। ये प्रश्न पूछा जाता है, कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित राजधानी कौन सी है? तो वह रांची है। दोस्तों याद रखिएगा, ये बात याद रखना पड़ेगा अगर सिलेक्शन चाहिए तो। चलिए अब हम चलते हैं अपने मानसून चैप्टर की तरफ। मानसून चैप्टर के प्रश्न हमारे शुरू हो चुके हैं, भारतीय जलवायु के प्रश्न शुरू हो चुके हैं। तो मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, यानी मानसून जो शब्द है जिसका हम प्रयोग करते हैं ये किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का, स्पेनिश भाषा का, हिंदी भाषा का या फिर आंग्ला भाषा का? तो ध्यान रखिएगा, मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है, हिंदी का यह शब्द नहीं है, अरबी भाषा का यह शब्द है। अरबी भाषा का एक शब्द है मौसम। इस मौसम शब्द से ही यह मानसून शब्द बना। इस मौसम शब्द का अर्थ क्या होता है? मौसम या ऋतु, और इस मौसम शब्द से मानसून शब्द बना है। तो किसी न किसी ने तो ये इस मानसून शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया होगा। तो मानसून शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? सर्वप्रथम प्रयोग ये किया है अल मसूदी ने। हिस्ट्री में जब हम गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ते हैं तब इसका नाम पढ़ते हैं अल मसूदी का, या जब राजपूत काल, अंधकाल हम जब पढ़ते हैं, मध्यकाल प्रारंभ होने से पहले का, तो उस समय गुर्जर प्रतिहार वंश के में अल मसूदी को पढ़ते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश के शासन के समय अरबी यात्री अल मसूदी भारत आया था, और इसी अल मसूदी के द्वारा मानसून शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातों की सामान्यतः दिशा क्या होती है? देखिए ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, बंगाल की खाड़ी में कोई चक्रवात बन रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है उन चक्रवातों की दिशा क्या है। तो देखिए ट्रिक से आपको बताते हैं, ऐसे चक्रवात जो है प्रवेश करेगा भारत में, ठीक है। यह चक्रवात भारत में प्रवेश करेगा तो किस दिशा से प्रवेश कर रहा है? पूर्व से कर रहा है कि नहीं कर रहा? पूर्व। और किस दिशा की तरफ जा रहा है? पश्चिम दिशा की तरफ, ठीक है। तो यही जो है बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातों की दिशा होती है। ये याद करने का तरीका है केवल पूर्व से पश्चिम। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा पूर्व से पश्चिम। चलिए आगे देखते हैं। मानसून पूर्व वर्षा
जो केरल एवं कर्नाटक के तटों में एक सामान्य घटना है को स्थानीय तौर पर रिक्त स्थान के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं आपको दे दूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर है आम्रवर्षा, लेकिन इतना कह देने से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि मानसून से पहले की वर्षा को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि यदि मैं बात करूं काल वैशाखी की, तो ये जो काल वैशाखी होती है ये छोटा नागपुर के पठार और उसके आसपास के क्षेत्रों में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा है। यानी छोटा नागपुर के पठार में मानसून से पहले जो वर्षा होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है काल वैशाखी के नाम से। एक होती है चाय वर्षा, यानी कि मानसून पूर्व होने वाली वर्षा जो चाय की खेती के लिए लाभदायक है, यानी असम व बंगाल में होती है चाय वर्षा। चाय की खेती के लिए ये लाभदायक होती है। इसके अलावा फूलों की वर्षा। अब इस फूलों की वर्षा इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मानसून पूर्व होने वाली वर्षा कॉफी के फूलों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। और कॉफी के फूल कहाँ होंगे, तो वो होते हैं दोस्तों कर्नाटक एवं केरल में। और आपसे कर्नाटक और केरल की पूछ रहा है, लेकिन ऑप्शन में कहीं फूल वर्षा दिया हुआ नहीं है। तो आगे चलते हैं, अगला है आम्रवर्षा। आम की खेती के लिए लाभदायक मानसून पूर्व वर्षा, और ये आम्र वर्षा भी कर्नाटक और केरल के तटों के पास ही होती है। यानी कर्नाटक और केरल के तटों के आसपास होने वाली वह वर्षा जो कॉफ़ी के फूलों के लिए लाभदायक होती है उसे फूलों की वर्षा कहते हैं, और जो आम की फसल के लिए लाभदायक होती है उसे आम्र वर्षा कहते हैं, कर्नाटक एवं केरल। इसके अलावा ध्यान रखिएगा दोस्तों, कपास वर्षा, ये सभी मानसून पूर्व वर्षाएं हैं। कपास वर्षा कहाँ कहलाती है, ये कहलाती है दोस्तों महाराष्ट्र में। कपास वर्षा कहाँ पर कहलाती है, महाराष्ट्र में। और वसंत वर्षा, अगर बात करें वसंत वर्षा की, तो ये पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा में क्या होती है, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा में। तो ध्यान रखिएगा, आम्र वर्षा और फूलों की वर्षा ये कर्नाटक एवं केरल के तट पर होती है। यानी सबसे ज़्यादा ये आम्र वर्षा पूछा जाता है, काल वैशाखी पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट बात की जाए तो काल वैशाखी और आम्र वर्षा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दक्षिण पश्चिम मानसून रिक्त स्थान से उत्पन्न होता है। देखिए, भारत में जो बारिश होती है वो मानसूनी वर्षा है, और मानसून में दो प्रकार के मानसून हम पढ़ेंगे, एक दक्षिण पश्चिम मानसून और एक उत्तर पूर्व मानसून। उत्तर पूर्व मानसून कुछ नहीं है, बस लौटता हुआ मानसून है, और इससे भारत के केवल एक राज्य तमिलनाडु में वर्षा होती है। शेष भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून उत्पन्न कहाँ पर होता है, तो ये होता है दोस्तों अरब सागर में। कहाँ पर उत्पन्न होता है, तो उत्पन्न होता है ये अरब सागर में। चलिए आगे देखते हैं। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है। देखिए, आपसे पूछ रहा है कि जो पश्चिमी तट हैं उनमें बहुत तेज वर्षा होती है, वो क्यों होती है, क्या समुद्र के निकट होने की वजह से? नहीं दोस्तों, देखिए विषुवत रेखा पर सर्वाधिक वर्षा होती है ना, तो जो भी विषुवत रेखा के निकट होते हैं वहाँ वर्षा तेज ज़्यादा होगी, और विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे वर्षा की मात्रा में कमी होती चली जाएगी। यानी उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण पश्चिमी तटों में बहुत तेज वर्षा होती है। चलिए अगला है, भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने समय के लिए विस्तारित होती है। तो भारत में जो मानसून है वो 3 से 4 महीने चलता है, यानी 100 से 120 दिन के आसपास यह मानसून भारत में उपस्थित रहता है। चलिए आगे, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो भारत की सर्वाधिक वर्षा किससे प्राप्त होती है, तो ये प्राप्त होती है हमें दक्षिण पश्चिम मानसून से। वृष्टि छाया प्रभाव किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा, वृष्टि छाया प्रभाव जो है
वो पर्वतीय वर्षा से संबंधित है। क्या होता है दोस्तों, जैसे ये पर्वत है, ऊंचे ऊंचे ये पहाड़ हैं, तो एक तरफ से पवनें आ रही हैं, समुद्र से पानी लेकर के पवनें आ रही हैं और इन पवनें इन पहाड़ों से टकरा रही हैं और एक तरफ तो वर्षा कर रही है लेकिन दूसरी तरफ ये पवन जा नहीं पा रही, यानी उस तरफ वर्षा नहीं कर रही हैं और वहाँ पर रेगिस्तान जैसी स्थिति होगी। जैसे कि हिमालय में एक तरफ तो बहुत तेज वर्षा होती है और दूसरी तरफ हिमालय जब हम पार करते हैं तो लद्दाख पूरा मरुस्थल है। उसी प्रकार पश्चिमी घाट में एक तरफ तो पहाड़ों के बहुत तेज वर्षा होती है जो समुद्र की तरफ है और दूसरी तरफ यहाँ पर जो है सूखे की स्थिति होती है। क्यों? क्योंकि ये पर्वतों के वृष्टि छाया प्रभाव में आ जाते हैं। तो वृष्टि छाया प्रभाव का संबंध किससे है? पर्वतीय वर्षा से। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अब ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अगला है, भारत की जलवायु को निम्नलिखित घटकों में से कौन सा प्रभावित करता है? तो हमारी भूमि की भू आकृति, विषुवतीय रेखा की समीक्षा, हिमालय, ये सभी ऐसे हैं जो भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं, यानी उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न 221 प्रश्न है, लू एक प्रकार की रिक्त स्थान है। तो ये तो सभी जानते हैं दोस्तों, गर्मी में सबको लू लगती है, कहते हैं ना लू चल रही है, बाहर लू चल रही है, यानी लू जो है गर्म पवन है, ऊष्म लहर है। ये प्रश्न भी अगर किसी का गलत हो जाएगा तो फिर तो क्या ही कहने, है ना। चलिए आगे देखते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? देखिए उत्तर पूर्वी मानसून, इसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं, लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून। और ये केवल एक ही राज्य में वर्षा करता है और वह राज्य कौन सा है? वह राज्य है तमिलनाडु। क्योंकि जब ये मानसून लौट रहा होता है तो ये बंगाल की खाड़ी से जल ले लेता है और बंगाल की खाड़ी के उपरांत ये तमिलनाडु में पहुंचता है और तमिलनाडु में ये वर्षा कर देता है। तो केवल एक ही राज्य तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से या उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। चलिए आगे देखते हैं, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप में किसके कारण आकर्षित होती हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में किसके कारण आकर्षित होती हैं? देखिए इसको थोड़ा सा ना आप समझिए, एक स्लाइड बनाते हैं। अब देखिए ये जो है हमारी पृथ्वी है दोस्तों, पृथ्वी को बीच से विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश डिवाइड कर देता है और ये जो विषुवत रेखा है ना दोस्तों, ये निम्न दाब का स्थान है, निम्न दाब, ध्यान रखिएगा ये कैसा स्थान है? ये निम्न दाब का स्थान है। और दक्षिणी गोलार्ध में यदि हम देखें तो यहाँ पर मैं मतलब रफ डायग्राम बना रहा हूँ, आप ये मत सोचिएगा यहाँ पे अक्षांश नहीं होना चाहिए। तो 30 डिग्री के आसपास एक उच्च दाब का बिंदु बनता है। कैसा बिंदु बनता है? उच्च दाब का बिंदु, ठीक है। इसी प्रकार इस तरफ भी 30 डिग्री के आसपास एक उच्च दाब का बिंदु बनता है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जो पवनें होती हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ प्रवाहित होती हैं, यानी कि उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ कुछ पवनें चलती हैं दोस्तों। ये देखिए इन पवनों की दिशा अगर आप देखिए तो ये पवनों की दिशा यूं है, ऐसे ऐसे ही तो बनाया ना मैंने डायग्राम में। यानी कि ये जो पवनें हैं ये कहाँ किस तरफ से आ रही हैं? ये दक्षिण पूर्व से आ रही हैं, दक्षिण पूर्व से। और कहाँ जा रही हैं? ये जा रही हैं उत्तर पश्चिम के कारण और तरफ, यानी आ कहाँ से रही हैं? दक्षिण पूर्व से। इसी कारण से इन पवनों को क्या नाम दिया जाता है? इन पवनों का नाम दिया जाता है दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन, दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन। अब देखिए आप ये मानसून के लिए कैसे, मानसून के लिए जिम्मेदार हैं। होता क्या है दोस्तों, गर्मी में ध्यान रखिएगा जितना तापमान बढ़ता चला जाएगा उतना ही दाब निम्न होता चला जाएगा। तो गर्मी में जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये जो निम्न दाब 0 डिग्री पर है ये ऊपर होता चला जाता है और एक समय ऐसा आता है जब पश्चिमी भारत में ये निम्न दाब बन जाता है। तो यानी जो दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें 0 डिग्री अक्षांश तक आ रही थी, विषुवत रेखा तक आ रही थी, अब ये इस विषुवत रेखा को पार कर जाएंगी। क्यों? क्योंकि निम्न दाब ऊपर की तरफ खिसक गया है। अब जब पार करेंगी तो ध्यान रखिएगा कोरियोलिसिस बल के कारण ये अपनी दिशा परिवर्तित कर देती है।
ये देखिए इस प्रकार से हो जाती है ये दिशा, यानी कि ये अब बन जाती है दक्षिण पश्चिम पवनें। कैसी पवनें बन जाती हैं, यहाँ लिख लेते हैं दक्षिण पश्चिम पवनें, दक्षिण पश्चिम पवन। और जब ये दक्षिण पश्चिम पवन अरब सागर से जल ग्रहण कर लेती हैं तो ये दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन कहलाती है। इसी वजह से कहा जाता है कि अरब सागर में मानसून का जन्म होता है। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है वो आता किनकी वजह से, इन्हीं दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनों की वजह से, जो दक्षिणी गोलार्ध की पवनें हैं। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो क्या है, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप में किसके कारण आकर्षित होती हैं? तो ये जो वायु दाब है, लो प्रेशर है, ये 0 डिग्री से खिसक करके उत्तर पश्चिमी भारत में कहीं बनता है। अब आपको मुझे लगता है इस प्रश्न का उत्तर आराम से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा दोस्तों, थोड़ा सा वो समझने वाली चीज थी। चलिए आगे देखते हैं। भारत में धान के प्रदेश रिक्त स्थान सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित हैं। तो ये जो धान की खेती भारत में की जाती है ये 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। ध्यान रखिएगा, जहां भी वर्षा 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी वहीं धान की खेती की जा सकेगी। अगला है, निम्नांकित में से कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव है? आर्द्र दक्षिण पूर्व, उपाद्र संक्रमणीय, उपाद्र तटीय या उपाद्र महाद्वीपीय। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में आर्द्र जलवायु पाई जाती है, यानी आर्द्र दक्षिण पूर्व जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थान में स्थानीय तूफानों को आम बौछार कहा जाता है जो आम की फसल पकाने में मदद करता है। तो आम्र वर्षा, फूलों की वर्षा, काल वैसाखी, ये सभी तो हमने बहुत डिटेल से देख ली ना। तो आम वर्षा और फूलों की वर्षा कहाँ पे उतरी थी? वो हो रही थी केरल और कर्नाटक के क्षेत्र में। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? देखिए 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र जब आपसे पूछा जाए तो आप या तो जैसलमेर को ढूंढिएगा या लेह को ढूंढिएगा। ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे शुष्कतम स्थान जो है वो लेह है, ना कि जैसलमेर। पर दोनों ही जगह पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। एक गर्म रेगिस्तान है और एक ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात। चलिए, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। देखिए आप अगर उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपने देखा होगा सर्दियों में हमारे यहाँ रह रह के कई बार बारिश होती है। खास तौर से जनवरी के महीने में, 26 जनवरी के आसपास, दिसंबर के महीने में भी कई बार ये सब बारिश जो है कई बार होती है। इस बारिश को सर्दियों की बारिश कहा जाता है। राजस्थान में इसके लिए मावठ शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये होती किस लिए है? ये होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ध्यान रखिएगा, भूमध्य सागर में पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी जेट पवनों का जन्म होता है और वह भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और काला सागर से होते हुए लेह की तरफ आती हैं। ठीक है, कहाँ आती हैं? लेह की तरफ। तो इन भूमध्य सागर से, कैस्पियन सागर से और काला सागर से पानी ले लेती हैं। अब सर्दियों में लेह में उच्च दाब बिंदु बन जाता है। तो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ पवनें चलेंगी कि नहीं चलेंगी? तो ये पवनें बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती हैं और बंगाल की खाड़ी से, लेह में जब उच्च दाब बनता है तो ये पवनें जो हैं आपकी पूर्वैया हवाओं की तरफ से प्रवेश करते हुए उत्तरी मैदानी इलाकों में बारिश करती हैं शीतकाल में। तो ध्यान रखिएगा ये किस वजह से होती हैं? तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और काला सागर से जो है जल ग्रहण करता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान में शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है? आ गई ना वही वाली बात। उच्चतम वायुमंडलीय दाब कहाँ बनता है शीतकाल में? तो वह बनता है लेह में। भारत में सर्दियों के दौरान रिक्त स्थान से आने वाली हवाएं शीत लहर का कारण बनती हैं। तो सर्दियों में किस तरफ से हवाएं आती हैं? जो ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं वो आती हैं दोस्तों हिमालय की तरफ से। अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? देखिए अक्टूबर हीट के बारे में आपसे पूछ रहा है।
होता क्या है दोस्तों, 1 सितंबर के आसपास, 1 सितंबर के आसपास जैसलमेर से मानसून लौट जाता है। जैसलमेर, कहाँ से? जैसलमेर से होता है मानसून का प्रत्यावर्तन, मानसून का प्रत्यावर्तन। और जब मानसून लौटता है तो बादल, जो आकाश में जो घने बादल छाए होते इतने दिनों से, वे बादल हट जाते हैं। जब वे बादल हट जाते हैं तो प्रकाश की किरणें सीधे धरती तक पहुंचने लगती हैं और वायुमंडल में आर्द्रता होती है दोस्तों। तो जब आर्द्रता और इस उच्च तापमान का मिलन होता है ना, तो बड़ी उमस भरी गर्मी होती है। अक्टूबर के महीने में कई बार हमें गर्मी का अनुभव होता है, उसी को अक्टूबर हीट के नाम से जाना जाता है। तो ये अक्टूबर हीट क्यों होता है? जो बादल हट गए तो सूर्य की किरणें धरती पर पहुंच रही हैं ज़्यादा तेजी से, तो उच्च तापमान और आर्द्रता पहले से ही मौजूद है, तो उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान के कारण अक्टूबर हीट का हमें अनुभव होता है। चलिए आगे देखते हैं। लू गर्मी के मौसम के दौरान रिक्त स्थान में उत्पन्न होकर आसन्न क्षेत्रों की ओर उड़ती है। तो लू जो है राजस्थान की तरफ चलती हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? उत्तर हो जाएगा राजस्थान। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे आर्द्र स्थान है? तो भारत का सबसे आर्द्र स्थान कौन सा है वर्तमान में? मानसिंहराम। और ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपका मेघालय में, चेरापूंजी के निकट है। वर्तमान में मानसिंहराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और क्या कारण है? क्योंकि वहाँ पे गारो खासी जयंतिया की कीपा नुमा पहाड़ियाँ हैं। कीप के आकार की पहाड़ी हैं। कीप होता है ना, जो मिट्टी का तेल या पेट्रोल वगैरह भरने के लिए हम यूज़ करते थे पहले, कुप्पी जिसे बोलते थे, तो उसी आकार में पहाड़ियाँ हैं। चलिए, उपोष्ण उच्च दाब कटिबंधों से भूमध्य रेखा की ओर, और नहीं है, और है, भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली भूमंडलीय पवन को क्या कहते हैं? भूमंडलीय पवन को क्या कहते हैं? तो अब हमने आपको पूरी व्यापारिक पवनें अच्छे से बताई थी। अभी जो प्रश्न आया था मैंने आपको बताया था ना, ये पृथ्वी है, ये फिगर थोड़ा सा गलत हो गया, ये 0 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है, इधर भी ऐसे ही 30 डिग्री है। 30 डिग्री पे होता है हाई प्रेशर, 0 डिग्री पे होता है लो प्रेशर। तो जो है लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर पवनें चलती हैं। इस तरह इस गोलार्ध में भी चलती हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इधर की गोलार्ध से जो पवनें चल रही हैं वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं उत्तर पूर्वी पवनें, और इधर व्यापारिक पवनें, और इधर जो है ये कहलाती है दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से बहुत कम वर्षा होती है? राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक या पंजाब। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से कम वर्षा होती है तमिलनाडु में, यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून से अधिक वर्षा होती है। अगला है, हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति घाटियाँ कुल्लू घाटी से रिक्त स्थान के द्वारा जुड़ी हुई हैं। तो कुल्लू घाटी, देखिए रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू घाटी से अगर आपको लाहौल स्पीति वैली में जाना है तो रोहतांग दर्रे को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो रोहतांग दर्रा ही वो दर्रा है जिससे कुल्लू वैली और लाहौल स्पीति वैली जुड़ी हुई है। यदि आप मनाली से लेह जाना चाहते हैं तो आपको ये रोहतांग दर्रा क्रॉस करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, समुद्र तटीय प्रदेशों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो समुद्र तटीय प्रदेशों में सम जलवायु पाई जाती है, यानी यहाँ पर तापांतर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। गर्मी में न तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। अमिनदीव और मिनिकॉय किस भारतीय प्रदेश के हिस्से हैं? देखिए, जब मैंने आपको चैनल्स पढ़ाए थे तब मैंने आपको 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल पढ़ाया था। 8 डिग्री चैनल में मैंने आपको बताया था कि लक्षद्वीप का एक द्वीप है मिनिकॉय द्वीप, वह मालदीव से पृथक होता है। तो मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से कौन सा चैनल पृथक करता है? तो 8 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय द्वीप को शेष लक्षद्वीप से कौन सा चैनल पृथक करता है? तो वह हो जाएगा 9 डिग्री चैनल। तो मिनिकॉय द्वीप पूछा गया है ना आपको, तो अगर आपने अमीन द्वीप नहीं भी सुन रखा तो मिनिकॉय द्वीप तो पड़ा हुआ है। तो ये किस केंद्र शासित प्रदेश में? ये है हमारा लक्षद्वीप में। चलिए आगे देखते हैं। गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है?
तो पश्चिमी भारत में। देखिए ज़्यादातर ये राजस्थान में बनता है, पर कभी राजस्थान में बन जाता है, कभी गुजरात में बन जाता है। तो आप पश्चिमोत्तर भारत इसका सही उत्तर, ज़्यादा एप्रोप्राइट उत्तर मानेंगे, ध्यान रखिएगा। वैसे थार के मरुस्थल में बनता है ये पॉइंट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 240। निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है? तो न्यूनतम वर्षा भारत में सबसे कम वर्षा होती है दोस्तों लेह में। ये शुष्कतम बिंदु है भारत का। दोस्तों थोड़ा सा अगर आपको कुछ क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, लग रहा है कि यहाँ मेहनत की जा रही है, तो प्लीज़ मेरा नम्र निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे पता कैसे लगेगा कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ, गलत पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मज़ा नहीं आ रहा पढ़ाने में तो डिसलाइक कीजिए, मज़ा आ रहा है तो लाइक कीजिए। मैं तो डिसलाइक के लिए भी बोल रहा हूँ, नहीं आ रहा तो डिसलाइक कीजिए, मुझे पता तो लगे कि हाँ मुझे और ज़्यादा सुधार करना है। गैप को दरकिनार रखते हुए, जो गैप हुए हैं उनको छोड़ दीजिए। मेरी आगे पूरी कोशिश रहेगी कि कोई गैप ना हो। पर्सनल कारणों की वजह से कुछ गैप जो है क्लासेस में हो गए थे, पर अब मेरी पूरी कोशिश है कि किसी भी प्रकार का कोई गैप ना हो और कई वीडियोज़ के माध्यम से हम तेज़ी से तैयारी करते हुए आगे की तरफ बढ़े। लेकिन अगर आपको कंटेंट में कोई समस्या है तो वीडियो को जरूर डिसलाइक कीजिए, और यदि लग रहा है कि हाँ कंटेंट ठीक है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें उत्पन्न होती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, कहीं दक्षिण पूर्व मत कर दीजिएगा। व्यापारिक पवनें दक्षिण पूर्व हैं, लेकिन जब वो प्रवेश करती हैं उत्तरी गोलार्ध में तो कोरियोलिस बल के कारण उनकी दिशा परिवर्तित हो जाती है, दक्षिण पूर्व से वह कन्वर्ट हो जाती हैं दक्षिण पश्चिम में। देखिए ऐसे आ रही थी दक्षिण पूर्व की तरफ से, और जैसे ही वो उत्तरी गोलार्ध में आती हैं तो उनकी दिशा क्या हो जाती है? इनकी दिशा हो जाती है दक्षिण पश्चिम। आप कहोगे कि सर ये कैसे? ये तो देखिए पूर्व की तरफ जा रही हैं। देखिए इससे मतलब नहीं है, आने वाली दिशाओं से देखिए इस तरफ से आ रही है कि नहीं आ रही है? तो किधर से आ रही हैं? पूर्व से आ रही हैं और दक्षिण की तरफ से। तो जिधर से आ रही हैं ये आ रही हैं दक्षिण पूर्व से, और जब इनकी दिशा इस तरफ हो जाएगी तो ये किधर से आ रही हैं? देखिए ये इधर हो गया पश्चिम और इधर है दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम। तो जिस तरफ से आती हैं उस तरफ को देखते हैं, ना कि जिधर जाती हैं उधर। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। व्यापारिक पवनें जब इस तरफ से आ रही हैं तो ये दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें हैं, और जब गोलार्ध क्रॉस करने के बाद उनकी दिशा इस तरफ हो जाती है तो ये जो है दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें बन जाती हैं। तो थोड़ा दिमाग से इन पवनों को पढ़िएगा, उत्तर भी दिमाग खोल के ही दीजिएगा वरना गलत हो जाएगा। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? देखिए भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ होता है अगर ये पूछ लिया जाए ना, तो ध्यान रखिएगा अंडमान निकोबार में होता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे पहले मानसून आता है, ना कि केरल में। दूसरे नंबर पे आता है केरल, पर अक्सर राज्य पूछा जाता है और राज्य पूछा जाएगा तो प्रश्न का उत्तर केरल हो जाएगा, पर रट रखा होता है केरल 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 केरल। और अगर प्रश्न ऐसे आ जाए ना भारत में कहाँ मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी लक्षद्वीप और ऑप्शन डी तमिलनाडु, तो सबसे पहले आप आंख बंद करके केरल मार देंगे, जबकि वहां राज्य नहीं पूछा गया, वहां तो भारत पूछा गया था। भारत में कहाँ? तो प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और यदि राज्य पूछ लिया जाएगा तो केरल ही होगा, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक संघ शासित प्रदेश है। हालांकि यहाँ तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा डी। चलिए आगे, भारतीय जलवायु कहलाती है। तो भारत जो है, भारत का अधिकांश हिस्सा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उपस्थित है, तो इस वजह से उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत में। चलिए आगे, एल नीनो का उद्भव होता है। देखिए अब इसे थोड़ा सा समझिए, एल नीनो का जन्म कहाँ पर होता है ये पूछा जा रहा है आपसे। हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में या आर्कटिक महासागर में? तो देखिए एल नीनो को समझिए, पहले तो बताइए एल नीनो है क्या। तो ये गर्म जल धारा है, ध्यान रखिएगा, ये पवन नहीं है, ये गर्म जल धारा है। समुद्र में ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा पाई जाती है, तो ये गर्म जलधारा है।
इसका जन्म कहाँ पर होता है? तो इसका जन्म होता है दक्षिणी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। तो हमारे प्रश्न का उत्तर तो यहाँ से मिल गया, लेकिन हमें अभी आगे देखना है। इसका उत्तर तो प्रशांत महासागर है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। तो क्या प्रत्येक वर्ष इसका जन्म होता है? नहीं, इसका जन्म 3 से 5 वर्षों में, यानी लगभग 3 से 5 वर्षों में इसका जन्म होता है, यानी 3 से 5 वर्षों का अंतराल होता है जन्म। लेकिन जब भी ये पवनें पैदा होती हैं तो अक्सर 25 दिसंबर के आसपास ही ये ये जलधारा चलना प्रारंभ होती है, 25 दिसंबर के आसपास। और 25 दिसंबर क्या है? क्रिसमस है, ईसा मसीह का जन्म। इसी वजह से इस एल नीनो को क्राइस्ट ईसा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? क्राइस्ट ईसा, या क्राइस्ट शिशु, या बाल ईसा, या बाल शिशु। सॉरी, क्राइस्ट ईसा ही हो गया ना, सॉरी, क्राइस्ट शिशु किस नाम से जाना जाता है? क्राइस्ट शिशु, बाल ईसा के नाम से जाना जाता है इस एल नीनो को। और ये एल नीनो प्रशांत महासागर से बहते बहते पहुंच जाती है कहां पर? दक्षिणी हिंद महासागर तक, दक्षिणी हिंद महासागर तक। और इस दक्षिणी हिंद महासागर के जल का तापमान बढ़ा देती है। आप देखिए, एक बाल्टी में ठंडा पानी है, यदि उसमें गर्म पानी डाल दिया जाए तो बाल्टी का पानी गर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो दक्षिणी हिंद महासागर में जब ये गर्म जलधारा आकर के मिलती है तो इस महासागर के पानी का तापमान बढ़ जाता है। और जैसे जैसे पानी का तापमान बढ़ेगा, दाब में कमी आएगी दोस्तों, दाब में कमी। और पवन हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। पवन कैसे चलती हैं? पवन चलती हैं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, निम्न दाब की ओर। तो जो दक्षिणी हिंद महासागर से जल लेकर के पवनें जाती और वर्षा करती, अब वो नहीं जा पाएंगी। क्यों नहीं जा पाएंगी? क्योंकि वहां पर निम्न दाब हो गया, और निम्न दाब से उच्च दाब की तरफ जो है पवनें जा नहीं सकती। तो पवनें जब नहीं चलेंगी तो इसका मतलब है वर्षा भी नहीं होगी, और ये एल नीनो जो है मानसून को प्रभावित कर देता है, वर्षा को बाधित कर देता है। समझ गए आप ये सारी बातें? एक और होता है, ध्यान रखिएगा, ला नीनो, कंफ्यूज मत कीजिएगा, ला लीनो। एल नीनो अलग है, ला लीनो अलग है। एल नीनो गर्म जलधारा है और ला नीनो ठंडी जलधारा है। ये जस्ट अपोजिट काम करती है, यानी एल नीनो की वजह से मानसून यदि बाधित होता है तो ला नीनो की वजह से वर्षा में तेजी आती है। ध्यान रखिएगा ये। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 245। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती चली जाती है। तो जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे, जाड़े में होने वाली वर्षा में कमी आती चली जाएगी। अगला है, नगरीय वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति उपयुक्त नहीं है? वर्षा का जल संग्रहित करने के लिए रूफटॉप रिचार्ज पिट, ये टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, यानी छत शीर्ष पुनर्भरण गड्ढा, पुनर्भरण कुआं, ये भी प्रयोग में लाया जाता है। पुनर्भरण खाई भी प्रयोग में लाई जाती है। लेकिन अवनालिका प्लग, ये जो है वर्षा जल संचय की विधि नहीं है। आगे, भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सर्वप्रथम आता है? तो ग्रीष्मकालीन मानसून वैसे तो सबसे पहले आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उसके बाद केरल में। तो यहाँ पर देखा जाए हिमालय क्षेत्र, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या भारतीय गंगा मैदान, इसमें से सबसे पहले कहाँ आता है? पश्चिमी घाट में। अगर अंडमान निकोबार द्वीप दिया होता तो वही करते हम, पर चूंकि वो नहीं दिया हुआ है और केरल में आता है, तो सबसे पहले राज्य, और केरल कहाँ पर है? पश्चिमी घाट पर स्थित एक राज्य है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि पश्चिमी घाट। मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या कारण है? आपसे पूछा जा रहा है, मई के महीने में ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, क्यों आते हैं? ये आते हैं दोस्तों स्थानीय तापांतर की वजह से। यदि गर्मी बढ़ेगी
तो दाब में कमी आ जाएगी, और यदि गर्मी में कमी आएगी तो दाब में वृद्धि हो जाएगी, और पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, और ये स्थानीय तापांतर की वजह से ही ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है? ग्रीष्म मानसून से अधिकतम वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, हिमालयी क्षेत्रों में यानी उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में वर्षा सर्वाधिक होती है। चलिए, एल नीनो है, तो एल नीनो हम पढ़ चुके हैं, गर्म जलधारा है, प्रशांत महासागर में इसकी उत्पत्ति होती है, 3 से 5 वर्षों में ये चलती है, और ये 25 दिसंबर के आसपास प्रकट होती है। इसी वजह से इसे क्राइस्ट शिशु, चाइल्ड क्राइस्ट, बाल ईसा के नाम से जाना जाता है। और पश्चिम प्रशांत महासागर से होते होते यह दक्षिणी हिंद महासागर में आती है। दक्षिणी हिंद महासागर के पानी का तापमान बढ़ जाता है, जिस वजह से वहाँ पे निम्न दाब की स्थिति बन जाती है, पवनें प्रवाहित नहीं हो पाती, जिस वजह से वर्षा नहीं होती भारत में, और अकाल की स्थिति का जन्म होता है। तो दोस्तों, ये थे इस वीडियो के 50 प्रश्न। हमने 250 प्रश्नों को पूरे विस्तार से पढ़ लिए हैं। बहुत जल्दी हम इंडियन ज्योग्राफी के 764 प्रश्नों को समाप्त कर देंगे इतनी ही बेहतरीन तरीके से, और फिर हम अगले सब्जेक्ट की ओर चले जाएंगे। तो दोस्तों, आप जुड़े रहिए अथर्व एजुकेटर के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, रिवीजन करते रहिए, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी ठोक करके जाइएगा। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।